बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। खास मुलाकात देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। हिमाचल प्रदेश भारत के खूबसूरत राज्यों में आता है। इसकी सुंदरता के लिए विदेशों से या यूं कहें विश्व भर के पर्यटन को अपनी ओर खींचता है हिमाचल प्रदेश। 11 दिसंबर 2022, ये तारीख आप भूले नहीं होंगे। ये वो तारीख है जब श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के सीएम बने। अब देखिए, 1 साल पूरा हो गया है और इस 1 साल के दौरान प्रदेश की जनता के लिए कितने महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, या चुनाव में किए गए वादे कितने पूरे हुए हैं, या यूं कहे आने वाले समय में कितनी सारी योजनाएं और ये ला सकते हैं, वो तमाम सवालों के जवाब आज खुद हिमाचल के सीएम हमारे साथ हैं, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि आपकी सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया है, कैसा लग रहा है? सत्ता में 1 साल पूरा हो जाए बहुत अच्छा लगता है। हर दिन के बाद महीना, महीने के बाद साल, साल के बाद 5 साल, अच्छा ही होता है और अच्छा करना चाहिए। निश्चित रूप से लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है और जब लोगों की सेवा करने का मौका मिला तो अच्छा काम करना चाहिए, और उस दृष्टिकोण से जब अच्छा काम हो तो 1 साल पूरा हो तो बड़ी खुशी होती है जी। जितनी खुशी से आप बोल रहे हैं उतनी खुशी से आगे के 5 साल तय करेंगे? देखिए, हमें तो हमेशा ये सोचकर चलना चाहिए कि आज के लिए आप काम करते हैं, भविष्य की नहीं सोचनी चाहिए। और भविष्य की सोच जो सोचते हो उससे फैसले नहीं होते। इसलिए जब आप ये सोचते कि मैंने आज करना और कोई फैसला करना तो फैसले होते हैं। तो मैं हमेशा ये सोच के चलता हूँ कि मैं आज के लिए हूँ और भविष्य में जो अगला दिन आएगा तो उस दिन और अधिक। कांस्टेबल भर्ती में आपने महिलाओं का आरक्षण बढ़ा दिया है, इस कदम के पीछे क्या सोच है आपकी? नहीं, महिलाओं को आरक्षण बढ़ाने का हमारा मेन मकसद है कि उन्हें डिसीजन मेकिंग में लाना है। ये महिलाओं में आरक्षण 30% देकर ही वो डिसीजन मेकिंग में नहीं आएगी। मैंने 4-5 डिप्टी जिलों की एसपी भी महिलाएं लगाई है ताकि वो डिसीजन ले सके। और अभी हिमाचल प्रदेश में हमने एक कमेटी गठित की है जिसमें हम बेटियों की उम्र 18 साल से 21 साल करने के लिए हम एक प्रस्ताव लेकर आए हैं, और हम चाहते हैं कि हम लड़कियों की शादी की उम्र भी बढ़नी चाहिए। उस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। तो महिलाएं जहां डिसीजन मेकिंग में होगी और समाज में उनके फैसले जब प्रभावित करेंगे तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज का निर्माण होता है। तो सीधे तौर पे ये होगा कि अगर हमें तरक्की की ओर आगे बढ़ना है तो हमारी महिलाओं के हाथों में बागडोर नहीं, तरक्की तो महिला और पुरुष दोनों के साथ ही मिलकर हो सकती है ना। ये तो नहीं कि महिलाएं पुरुषों से आगे निकलने की होड़ में नहीं, ऐसा महिलाएं ऐसा तो निकल ही रही है। आजकल जितनी मैरिड हमारे हिमाचल प्रदेश में तो जितनी मैरिड में लड़कियां आ रही है उसमें महिलाओं की बेटियों की संख्या ज्यादा है। आपकी कैबिनेट ने अनाथ को हर माह 4,000 रुपए देने और विवाह के लिए 2 लाख रुपए देने का फैसला किया है। इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? अनाथ बच्चे जो अपनी माता और पिता को खो चुके हैं उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है। उन्हें कैबिनेट ने नहीं किया, उन्हें हिंदुस्तान का पहला कानून बनाकर उनका अधिकार दिया है। और पैदा होने के बाद से 27 साल तक वो सरकार की जिम्मेवारी होगी। उन्हें हम कोई 4,000 पॉकेट मनी नहीं दे रहे। वो तो हम उसे जब वो हायर एजुकेशन में जाएगा, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है या किसी और प्रोफेशनल कोर्स में जाता है तो उसकी पूरी फीस सरकार देगी, उसके हॉस्टल का पूरा खर्चा सरकार देगी। और जब ग्रेजुएट हो जाता अगर उसके पास जगह नहीं है तो जगह भी उसको देगी और 3 लाख रुपए मकान का भी देगी। शादी के लिए भी 2 लाख रुपया देगी। उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया है, यानी कि उनके मन में ये ना रहे कि हमारे माता पिता खो चुके हैं और उसी तरह उन्हें परिवार की तरह पालन पोषण हो, वो सरकार का दायित्व होगा। चुनावी घोषणा पत्र में आपकी पार्टी ने 5 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था। इस दिशा में अब कितना काम हुआ है और कितना काम करना बाकी है? रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। वो चाहे सरकार क्षेत्र में 20,000 50,000 हो
या दूसरे क्षेत्र में रोजगार के अवसर हो, वो पैदा करने की बात की। 5 लाख रोजगार 75 लाख की पॉपुलेशन में कोई नहीं दे सकता सरकार में। नहीं, अवसर पैदा कैसे करेंगे? कुछ होगा? आपने कोई रोड मैप तो तैयार किया है कि किस तरह से रोजगार? स्वरोजगार की तरफ जाएंगे, सभी सेक्टर में रोजगार पैदा करेंगे। जो भी रोजगार जिसको चाहिए होगा उसके क्षेत्र में हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। लेकिन एक ऐसा भी है कि हमारा जितना भी युवा है जो अपने शहर को अपने छोड़ के बाहर की ओर जाता है, तो उस पलायन को रोकने पर कितना काम हुआ है? देखिए, वो स्वरोजगार की तरफ हम जा रहे हैं। हाँ। अभी हमने 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप राजीव गांधी स्टार्टअप योजना स्टार्ट की है। उसमें ई टैक्सी जो है, उसमें अगर किसी की टैक्सी 10 लाख की आती है तो 5 लाख हम उसको अनुदान देंगे। और उसको हर महीने किया ये भी वादा किया है हमने कि जितनी भी टैक्सी हम अभी 500 परमिट जारी कर रहे हैं, अश्योर्ड इनकम उसकी 30 से 40 हज़ार रुपये हो। तो उस दृष्टि से हमारी सरकार ने स्वरोजगार की तरफ युवाओं को लाने की कोशिश की है। सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाओ, तो निश्चित रूप से हम युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। स्वरोजगार की तरफ जाना पड़ेगा। और जो रोजगार बाहर भी करना चाहते हैं उनको भी हम रोजगार के लिए प्रेरित करते हैं कि आप बाहर में ये जगह पोस्ट खाली है, वो भी हमने उनको कहा है। नहीं, वादे तो आपने किए और आपने पूरे करने की कोशिश की, लेकिन 1 साल हो चुका है। तो सवाल अब आपके प्रतिज्ञा पत्र का भी कर लेते हैं कि प्रतिज्ञा पत्र में महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा किया था, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की घोषणा भी की गई है और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की भी बात आप ही की तरफ से हुई है। तो इन घोषणाओं पर कितना अमल हो पाया है? पुरानी पेंशन तो हमारी पहली कैबिनेट में लागू हो गई है, मिलनी भी शुरू हो गई है। 500 लोग उसके लाभकारी भी बन चुके हैं। और 1500 60 साल से ऊपर सभी महिलाओं को हम 1500 अभी तक दे चुके हैं। जितने भी 60 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उनको हम 1500 रुपया महिला और पुरुष दोनों को दे रहे हैं। 1100 रुपया दे रहे हैं। अभी उसके साथ हम कानून में परिवर्तन करके 1500 दे रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे ये आर्थिकी मजबूत होगी और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूती की तरफ आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर हम अपने सारे न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की घोषणा 1500 रुपया हम देंगे। और न्यूनतम मजदूरी तो जो आज की डेट में हमारे सबसे अधिक है और बढ़ा दी गई है जी। तो ये सब चीज़ें हमने कर रहे हैं। सरकारी इलाकों में सड़क बनाने के लिए भू अधिग्रहण कानून लागू करने का वादा जनता से किया गया था। इस बारे में कुछ बताएंगे आप? नहीं, भू अधिग्रहण तो हो जाता है कानून के तहत। घोषणा पत्र में होगा कि उसको फैक्टर 2 लगाना है या फैक्टर 4 लगाना है, वो देखना पड़ेगा। उसकी मुझे जानकारी। भू अधिग्रहण का तो राज्य का कानून नहीं है, केंद्र का जो कानून है उसी की तरह अंदर जो हमारे नेशनल हाईवे बनते हैं, 4 लेन बनते हैं, उसी की तरह भूमि को अधिग्रहित किया जाता है, अधिग्रहण किया जाता है। लेकिन 1 साल आपने सफलता के, क्योंकि अभी जिस तरह से आपने शुरुआत की तो वो पूरा किया है, तो ऐसा आपको क्या लगता है कि पुरानी सरकार के बदले या मैं कहूँ आज जो आपकी सरकार है, बड़े चेंजेस हुए हैं, कुछ आपने अलग किया है, आपकी जनता उसे देख रही है? देखिए, हमने व्यवस्था परिवर्तन किया है जी। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए। चलिए अब बात खेती किसानी की कर लेते हैं कि फलों की सही कीमत दिलाने के लिए कृषि एवं बागवानी आयोग के गठन का भी वादा आपकी ओर से किया गया था। इस वादे पर कितना काम हुआ है? ने शुरुआत कर दी है, 3 गारंटियां हमने पूरी कर दी। जी बताइए। तो अब अगले साल के में भी तो कुछ वादे रखेंगे, फिर उससे अगले साल में भी कुछ वादे हमने किए वो रखेंगे। सारे वादों को पूरा करेंगे जो हमारे आर्थिकी को भी मजबूत करे और जो हमारी जो हमने कमिटमेंट्स किए उसको भी पूरा करे। तो हम इस दृष्टि से सभी वादों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़कर हम प्रदेश की सेवा में तत्पर हैं। चाहे बागवानी की बात है, चाहे एग्रीकल्चर की बात है, हमारे सब जगह हम धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सोलन जिले में फूड प्रोसेसिंग पार्क का काम कब से शुरू होने वाला है? देखिए, उसके लिए लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ऑलरेडी वो फूड प्रोसेसिंग का पहले यूनिट है उसको स्ट्रेंथन करना है। हमारा सोलन में बने या शिमला में बने, शिमला में अम्पराला में अभी कंप्लीशन पर है, उसको हम कंप्लीट करेंगे और निश्चित तौर पर जितनी क्षमता होगी उतना ही करेंगे। ये अगर ये बन जाता है तो नहीं, ये क्या निकल कर आएगा? तो इसमें से विनेगर आता है, जूस आता है, हिमाचल के एप्पल का जूस बनता है, कई चीज़ें बनती हैं। उन चीज़ों को मार्केट में बेचते हैं। HPMC हमारा उस पर कार्य कर रहा है। जी। तो अगर बनता है तो किसानों के जीवन में बदलाव जरूर आएगा? किसानों के जीवन में हमारे बदलाव आना भी चाहिए और किसान के जीवन में बदलाव आने के लिए उसे खेती का अधिक मूल्य मिलना चाहिए, तभी कि लोग किसान खेती की तरफ जाएंगे। अब लागत ज़्यादा है और मूल्य कम मिलेगा तो लोग उससे विमुख होते हैं
उससे दूर भागते हैं और दूसरा रोज़गार ढूंढते हैं। अगर हम खेती को सफल बनाना चाहते हैं तो किसान को एक अश्योर्ड इनकम का हर महीने वादा करना पड़ेगा, तब हम किसान को खेत तक ले जा सकते हैं। नहीं तो खेत किसान से दूर हो जाएगा और किसान खेत से दूर हो जाएगा। आपकी सरकार हर पशुपालक से रोजाना 10 किलो दूध, 2 किलो के हिसाब से गोबर खरीदने वाली थी। कब तक ये योजना लागू हो सकती है? योजनाएं तो लागू हो ही गई है। मतलब 10 किलो दूध की बात है, पहले उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। उसको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हम कांगड़ा जिले में एक बहुत 2 लाख लीटर का पर डे के हिसाब से प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं। अगर दूध ले लिया, रखना कहाँ है, उसका प्रोसेस करने की हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? पहले तो रखने की सुविधा, उसका प्रोसेस करने की सुविधा का हम डेवलप कर रहे हैं, जिसका शिलान्यास मैं इस महीने, अगले महीने जनवरी में कर दूंगा। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर तो हम मेरे ख्याल जनवरी में खरीदना स्टार्ट कर रहे हैं। गोबर को हमने प्राकृतिक खेती से जोड़ा है, नेचुरल खेती से जोड़ा है। जिसके पास पशु होगा उसके पास गोबर होगा, गोबर के साथ जिसके पास जगह होगी तो हमने उसको कहा कि आपने यूरिया नहीं डालना है, प्राकृतिक खेती करनी है। और वो जो प्राकृतिक खेती करेगा उसका मूल्य हम देंगे। हम एक किसान को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि अगर आप प्राकृतिक खेती करेंगे तो 30 हज़ार रुपया सरकार की तरफ से आपको उपलब्ध करवाएगा। उस दिशा में भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। अगर वो प्राकृतिक खेती करता है तो? नहीं, प्राकृतिक खेती की तरफ प्रोत्साहन करेंगे। इस बजट में हमारी योजना आने वाली है कि पशु रखा है, खेती उसने छोड़ दी, क्योंकि राशन का जो डिपो है उसमें 2 रुपये किलो गेहूँ मिल जाता है, 3 रुपये किलो चावल मिल जाता है, तो लोग खेती की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। क्योंकि बोलते कि जब हमारी खेती का मूल्य हमको मिलना ही नहीं है तो हम डिपो से ही खाना खाएं। तो उस दृष्टि से भी हमको देखना पड़ेगा। उस दृष्टि से देखने के लिए मेरे पास हमने एक योजना पर कार्य करना शुरू किया है कि जिसके पास पशु होगा, ज़मीन होगी और प्राकृतिक खेती करता, तो उसको 30 हज़ार रुपये महीना सरकार की तरफ से कैसे उपलब्ध करवाया जाए, उस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। जी, ये अभी आप ही ने कहा कि अब धीरे धीरे देखिए राशन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो खेती से किसान दूर हट रहा है। किसानों को खेती से ही जोड़ कर रखे, किसानों को बच्चों को खेती से जोड़ कर रखे, इसके लिए क्या हो रहा है? किसान खेती में तब जुड़ेगा जब उसको ये पता लगेगा कि मेरे पास इतने एकड़ जगह है, इतने एकड़ से मेरी क्षमता के अनुसार मुझे धन मिल रहा है। अब उसकी लागत ज़्यादा आ जाएगी और जो उसका पैदावार होगी कम पैसे में खरीदी जाएगी, तो क्यों किसान करेगा खेती? तो हम उस लागत को उसकी बाजार लागत के साथ मोल करके हम उसको उस तरफ लाना चाहते हैं कि वो प्राकृतिक खेती में जाए। और उसको ये देना चाहते हैं कि आपके पास जो जगह है, आपका गेहूं का मूल्य प्राकृतिक खेती में काम करेगा तो इतने रुपये किलो होगा। जैसे अगर वो प्राकृतिक खेती में काम करेगा तो हम उससे गेहूं 30 रुपये किलो खरीदेंगे, जो गोबर के आधार पर होगी। तो इस ढंग से हम बताएंगे उसको कि हम आपकी गेहूं को 30 रुपये खरीदेंगे या 40 रुपये खरीदेंगे, पर हो प्राकृतिक। उस दृष्टि से जो गोबर होगा 2 रुपये के हिसाब से वो भी उसके खेत में जाएगा, वो उसके भी पैसे मिलेंगे। तो एक किसान को अगर उसके पास 4-5 एकड़ होगी तो उसको 30 हज़ार रुपये महीना बड़े आराम से मिलेगा, मेरा ये मानना। हिमाचल प्रदेश पर्यटक वाला राज्य है। प्रतिज्ञा पत्र में नई पर्यटन नीति बनाने की घोषणा भी की गई है। इस पर अभी कितना काम हुआ है या कितना काम शुरू हो चुका है? हिमाचल प्रदेश पूरी तरह चिन्हित है। पूरा हिमाचल चिन्हित है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा जहाँ सेब भी होता, आम भी होता, संतरा भी होता। बिग हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिल्स और प्लेन, ये 4 पार्ट है हिमाचल के। जी। बड़े बड़े बिग हिमालय वर्ल्ड में कहीं नहीं है, सबसे बड़े पहाड़ हिमाचल प्रदेश के हैं। सबसे ज़्यादा जंगल हिमाचल प्रदेश में, जहाँ 68 प्रदेश वन भूमि है। हिमाचल प्रदेश को नॉर्दर्न इंडिया का लंग्स कहते हैं, क्योंकि सारी ऑक्सीजन वहाँ से यहाँ आती है। हमारे पास भगवान ने दिया हुआ प्राकृतिक सौंदर्य है, जलवायु है, वो लोग उसका लुत्फ उठाने वहाँ आते हैं। एक हफ्ता कोई हिमाचल में आराम से रह ले ठंड किनारे में, एक हफ्ता, उसके जो फेफड़े ना वो थोड़े लंग्स ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें हिमाचल प्रदेश में है। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा हो रहा है। अभी हम उसको हेलीपोर्ट से हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ रहे हैं। बड़ा एयरपोर्ट बनाने की हमने कवायद शुरू कर दी। दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, थोड़ी सी रोशनी नए पर्यटक पर भी डाल दीजिए, जिस तरह से अभी आप बता रहे थे। नए पर्यटक में हमारा हर जगह काम चला हुआ है। रोपवेज बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, मोटल्स बना रहे हैं। सब जगह हम चाहते कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो। उस सिलसिले में हम और लोगों से भी अपील करते कि हिमाचल में आओ और धन लगाओ और पैसा कमाओ।
इस एक साल के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण आपने कदम उठाए हैं जो आपको लगता है कि बहुत जल्द में बहुत अच्छा काम हमने कर लिया है, आगे का 4 साल का जो समय है उसमें इतने सारे काम करने हैं? 365 दिन में 365 फैसले हमने किए हैं। आम नागरिक में और ख़ास नागरिक में अंतर को कम किया। ये जिस हिमाचल सदन, हिमाचल भवन, रेस्ट हाउसों में एमएलए को 200 रुपये में मिलता था, प्राइवेट आदमी को 500 में मिलता था, हमने बोला सबको एक समान कर दीजिए, सबको बुकिंग कर दी, जिससे राजनीतिक रूप से जो लोगों के नेताओं के प्रति भावना थी वो भी कम होती है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमने सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग किया, अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया, कई महत्वपूर्ण कार्य हैं कई विभागों में। और जो राजस्व के मामले थे 45 हज़ार म्यूटेशंस पड़ी हुई थी पेंडिंग, पार्टीशन नहीं होता था, दादे के समय से पार्टीशन शुरू हुआ पोते तक ख़त्म नहीं होता, उनको कम करने के लिए हमने राजस्व लोक अदालतों की बात की। आपदा में जहाँ 75,000 टूरिस्ट हमारे फंस चुके थे, 15,000 टूरिस्टों की गाड़ियाँ कुल्लू मनाली में फंस चुकी थी, जब आपदा आई 48 घंटे में उन टूरिस्टों को निकाला, उनकी गाड़ियों को निकाला और 48 घंटे में बिजली, पानी, रोड, सब कनेक्टिविटी को हमने जोड़ा, टेम्परेरी जोड़ा पर जोड़ा। तो ये सब चीज़ें हैं जो समय के अनुसार और एक सरकार को करनी चाहिए। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना ज़रूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना ज़रूरी है। हमारी सरकार एक अच्छा प्रशासन देने में सफल रही है और आपदा के समय जो हमारी सरकार ने कार्य किया उसकी प्रशंसा मैं नहीं कर रहा। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट उन्होंने की, नीति आयोग के जो वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर बेरी उन्होंने की, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने की, तो हमने आपदा में अच्छा कार्य किया। तो सरकार का दायित्व होता है कि जो उस प्रदेश की जनता है उसका ख्याल रखे। और जब उनको हमारे आपदा में 16,000 घर को नुकसान पहुंचा, 4,000 घर पूरी तरह नष्ट हो गए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो नियम थे उसमें जो पक्का घर, ऐसा पक्का घर किसी का 3 बेडरूम का या 2 बेडरूम का घर पूरी तरह नष्ट हो जाता तो 1,30,000 देते थे। मैंने कानून बदल दिया, नियम बदल दिया और उनको 1,30,000 की जगह 7 लाख रुपया पर घर दिया जो पूरी तरह नष्ट हो चुका है। पानी का कनेक्शन फ्री में दिया, बिजली का कनेक्शन फ्री में दिया, 280 रुपये पर बोरी सीमेंट के हिसाब से दिया। आंशिक रूप से जिसका घर टूट गया उसको पहले 5,000 मिलता था, हमने 1 लाख दिया। जो पशुशाला है उसको दिया। अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज जारी किया। तो कई योजनाएं हैं। इलेक्ट्रिकल, हम अपनी स्टेट को 2026 तक इलेक्ट्रिकल ग्रीन स्टेट बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जा रहे हैं, ग्रीन कॉरिडोर बनाया। हिंदुस्तान का पहला डिपार्टमेंट हमारा ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिकल बना। आने वाले समय में हम सारे जगह इलेक्ट्रिकल व्हीकल हिमाचल में पाएंगे। उसके पर्यावरण को बचाने के लिए हम आगे आ रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का तालमेल कैसा? अच्छा तालमेल है। केंद्र सरकार केंद्र में अच्छा तालमेल है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। जिन योजनाओं में हमें पैसा चाहिए होता है संवाद के द्वारा ही हल होगा ना। तो हम संवाद करते हैं और संवाद के द्वारा जब वो हमारी बात से सहमत हो जाते तो हम उनसे मदद भी लेते। कोई बुरा ऐसा नहीं है और इसमें घबराना क्यों है? वो भी सरकार, हम भी सरकार। तालमेल बेहतर है और तालमेल बिठाकर ही काम करना है। लेकिन कहीं ऐसी चीजें रुक जाती है कि चले तो केंद्र में वो लड़ने सरकार थोड़ी है। आए, हम तो सत्ता में आए हैं कि लोगों की सेवा के लिए कोई योजना आती है उसमें हमें गलत लगता है तो हम मंत्री के ध्यान में लाते हैं, मंत्री को समझाते हैं, मंत्री जी को समझ आता है, आप उनसे बात करते जी। अगले 1 साल के लिए आपकी सरकार और किन किन महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर सकती है? सरकारें बजट के अनुसार चलती है। कोई भी सरकार जो है अपनी जनता को दुखी नहीं करना चाहती, पर उसके जो संसाधन होते हैं उसी संसाधनों में उसको अपनी योजनाओं को लाना है। अब किस संसाधन से उसने अपनी योजना को लाना है और कितना हमने उस योजना में धन लगाना है, ये सब चीज़ें बजट के अनुसार होती है। हमारे यहाँ तो आय 100 रुपये, खर्चा 170 रुपये, तो 70 रुपये का भी तो वो करना पड़ेगा ना, इंतजाम करना पड़ेगा कहाँ से आएगा। तो ये सब चीज़ों को देखकर ही योजनाओं को बनाया जाता है। अभी हमने अनाथ बच्चों की योजना लाई, अगली बार और कोई योजना लाएंगे जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगी। देखिए, आपके कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और बहुत क्लियर विजन होता है कि ये करना है, इसके लिए कोई कदम पीछे नहीं हटाना। तो ऐसी आपको कौन सी बड़ी कमियां लगती है हिमाचल में कि उनको दूर होना बहुत ज़रूरी है, तभी हिमाचल प्रदेश की जनता का फ़ायदा हो सकता है? 40 साल से हिमाचल का इन्वेस्टमेंट ड्रेन हुआ है। मेरा मानना है कि 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। तो आत्मनिर्भर की दिशा में आपने पूरा तय कर लिया है कि आने वाले 2027 तक पूरे हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है।
लेकिन आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें पलायन को भी तो रोकना होगा। पलायन बहुत ज़्यादा नहीं होता हिमाचल से। जो भी आता, कई बार आ जाते दिल्ली भी काम, पूरे हिंदुस्तान में काम करते, फिर आ जाते घर आ जाते। अब उनको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जोड़ेंगे, कृषि से जोड़ेंगे, स्वरोजगार से जोड़ेंगे। इस दृष्टि से हमारी सरकार योजनाएं बना रही है और आने वाले समय में कोई ऐसा नहीं हो कि किस दिशा में बढ़ेगा। आप देखेंगे हम योजनाएं लेकर आएंगे। लेकिन ऐसे में टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल टूरिज्म के लिए ही जाना जाता है, तो समस्याएं आपदाएं आती हैं, तो उसके लिए किस तरह से निवारण समाधान के लिए आप तैयार हैं और क्या क्या और नए प्रयास कर रहे हैं? देखिए, इतिहास की सबसे बड़ी आपदा इस वर्ष आई। 7 जुलाई को कुल्लू जिला में बहुत बड़ी बाढ़ आई। 75,000 टूरिस्ट वहाँ फंस गए, 15,000 गाड़ियाँ फंस गई। और एक जगह तो ऐसा हुआ कि एयरफोर्स के पायलटों ने इनोवेबिलिटी शो की कि हम जो पहली सॉर्टी के बाद 6 टूरिस्टों को निकाल कर लाए कि वहाँ ना हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की जगह है और ना ही वहाँ इतने ज़्यादा स्पेस है। उन्होंने कहा कि हम अपनी जान की उनको परवाह नहीं, लेकिन कहीं मिस हैपनिंग होगी तो आप पर बात आएगी। तो चंद्रताल एक एरिया है जहाँ पूरे हिंदुस्तान के 295 के करीब टूरिस्ट फंसे हुए थे। 4 से 6 फुट बर्फ़ थी वहाँ पड़ी जुलाई में। तो उनको कैसे निकाला जाए? अगर 1-2 दिन और रह जाते तो कुछ मिस हैपनिंग हो सकती थी। तो मैंने 2 मिनिस्टर जेसीबी में बैठकर भेजे, कहा कि इनको निकालिए। रात के 2 बजे वो उन टेंट में रह रहे थे। अब देखिए, -4 डिग्री टेम्परेचर हो और 4 से 6 फुट बर्फ़ हो, तो उनको हमने निकाला। सबने हमारा थैंक्स किया। 75,000 टूरिस्ट निकाले हिमाचल प्रदेश में। कहीं से आपको ये खबर नहीं आई कि लूटपाट हुई है। और जो होटल वाले थे उन्होंने भी कईयों से किराया तक नहीं लिया। और हिमाचल की सरकार ने जब उनको निकालने का बीड़ा उठाया तो हर जगह उनके खाने का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रबंध किया। तो उस समय बड़ा हाहाकार था पूरे में। आज हिमाचल प्रदेश में आकर देखिए, आने वाले 3-4 महीनों में आप आराम से रहिए। सारी चीज़ों को कुछ जगह टेम्परेरी जोड़ा गया है। कहीं 200 मीटर सड़क है तो टेम्परेरी ख़राब है, 200 ही मीटर है, तो उनको हमने जोड़ दिया। तो आज टूरिस्ट बहुत अधिक संख्या में आ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि अब टूरिस्ट आए और हमारी जलवायु का आनंद उठाए और जो स्वच्छ वायु उनको मिलेगी उससे उनको स्वस्थ लाभ भी होगा। तो निश्चित तौर पर हम टूरिस्ट स्टेट है और आदर सत्कार हमारे अपने मेहमानों का करने का हमारा दायित्व भी बनता है और हमारी स्वभाव में भी है। आदर सत्कार हमारे हिमाचल के स्वभाव में है, हमारी संस्कृति में है। तो उसमें हम चाहेंगे कि टूरिस्ट आएँ। और नाइट टूरिज़्म तो बहुत अच्छा है हमारे यहाँ। रात को बहुत टूरिस्ट को जो ट्रैवल करके रात को काफ़ी बच जाते, बहुत अच्छी है। कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, ऐसा डरना की ज़रूरत नहीं है कि रात को अगर टूरिस्ट आता तो उसको कोई लूट लेगा। ऐसी कोई घटना हिमाचल प्रदेश में नहीं होती है और लोग भी वहाँ अवेयर रहते हैं और अधिकारी और पुलिस के कर्मचारी भी अवेयर रहते हैं। तो आज हम उस आपदा के बाद पूरा हिमाचल प्रदेश अपने टूरिज़्म को सेक्टर को खड़ा करके पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। क्या बात है, इतनी बड़ी आपदा से उबर जाना और उसके लिए सबने धन्यवाद किया। धन्यवाद हम भी करते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद इतना बेहतर काम करने के लिए, और उसके लिए धन्यवाद बनता भी है। लेकिन इतनी बड़ी आपदा के बाद फिर कनेक्टिविटी बनाना, फिर से सभी लोगों का आप वेलकम कर रहे हैं कि आइए फिर से हिमाचल, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हिमाचल आपको वैसा ही मिलेगा जैसे पहले था और बेहतर तरीके से आपको सामने खड़ा हिमाचल मिलेगा। और हिमाचल जाकर ही आप समझ पाएंगे कि कितनी तरक्की हुई है, कितनी चीज़ों में बदलाव हुआ है और क्या क्या नई चीज़ें वहाँ पर हो सकती हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो खास मुलाकात में आप सीएम को देख रहे थे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे थे, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से हम बात कर रहे थे। तो सवाल वो थे कि कृषि के क्षेत्र से हम कैसे किसानों को जोड़ सकते हैं, हम स्टार्टअप को कैसे खड़ा कर सकते हैं, हम और लोगों को वहाँ पर बेहतर तरीके से आत्मनिर्भर बना सकते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।